नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ अपनी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे व्याकरण का जो हमारा पाठ है, शब्द विचार। तो लास्ट सेशन में ही हमने अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, शब्द विचार। और इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले शब्द क्या है वो हमने जाना था, शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शब्द के लिए आपको बताया था कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाती है। और दूसरी यहाँ पर परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और उसके बाद एक और मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। तो ये आपने नोट डाउन किया है सभी ने अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो था शब्द के विषय में, जो शब्दों के एक तरह से भंडार के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा था। शब्द भंडार क्या होता है, तो हमने कहा किसी भी भाषा में जो प्रयुक्त हो रहे होते हैं या प्रयुक्त हो सकने वाले जितने भी शब्द होते हैं, उन सभी को भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। यानी कि जो तो प्रयुक्त हो रहे हैं और जो प्रयुक्त हो सकते हैं, उन्हें उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। और इसी में सबसे एक जरूरी बात थी कि ये जो शब्द भंडार होता है, ये सभ्यता के विकास के साथ साथ इसमें नए शब्द बढ़ते रहते हैं तथा कुछ शब्द हटते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब समय जब चेंज होता है, टाइम जब चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से शब्द जो है बदलते रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिन्हें हम शायद ना जानते हो, जिन्हें हमने कभी सुना ना हो और जो पहले यूज किए जाते होंगे। और कुछ शब्द जो पुराने लोग हैं उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होंगे और ये नई जनरेशन के आने के बाद उन्होंने ये सारे शब्द जो है नए सुने होंगे। और आने वाले समय में भी कई ऐसे शब्द हैं जो हमारे शब्द भंडार में एक तरह से नए आ सकते हैं, नए शब्द जो है प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बताया कि जो शब्द भंडार होता है उसमें क्या होता है, विकास के साथ साथ, सभ्यता के विकास के साथ साथ नए शब्द जुड़ते रहते हैं और पुराने शब्द जो है वो हटते रहते हैं। तो उसके बाद जो सबसे मेन चीज थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अगर आप अर्थ की दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही बड़ा एक तरह से पार्ट यहाँ पर आता है, जिसमें आपके आते हैं अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो क्या होता है एकार्थी शब्द, क्या होते हैं अनेकार्थी शब्द, ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, एकार्थी शब्द या हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कुछ शब्द जो है क्या होते हैं, एकार्थी होते हैं। एकार्थी यानी कि जिनका एक अर्थ होता है। कुछ शब्द होते हैं अनेकार्थी। ठीक है, अर्थ के आधार पर नंबर 1 आता है आपका एकार्थी। नंबर 2 आता है आपका अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी कि एक से अधिक शब्द।
उसके बाद नंबर 3 आता है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। एक जैसे बहुत सारे हो शब्द एक जैसे अर्थ देने वाले। दूसरा आता है आपका विलोम शब्द। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और शब्द भी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ डिफरेंट होते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक, नाम से ही पता चल रहा है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जिनको सुनने में हमें वो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक और शब्द आता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति सम यानी कि सुनने में समान, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक यानी कि अर्थ जो है भिन्न होते हैं। और नंबर 6 आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये आपके अर्थ के आधार पर शब्द भेद है, यानी कि अर्थ के आधार पर आप शब्दों को इस तरह से 6 भेदों में बांट सकते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो लास्ट सेशन में आपने जहां से छोड़ा था, यानी कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि कितने कितने टाइप के होते हैं आपके शब्द। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से बताया था, उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से बताया था, उसके बाद तकनीकी की दृष्टि से बताया था, उत्पत्ति की दृष्टि से बताया था, उसके बाद व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से भी मैंने शब्दों के प्रकार आपको बताए थे। तो एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर बताया था अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर जो आपके शब्द भेद है। तो सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द इसको आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि केवल एक अर्थ होता है। जिस शब्द का केवल एक अर्थ होता है उसे कहते हैं एकार्थी शब्द। दूसरा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी कि जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, ये आप लिख सकते हैं। देखिए एकार्थी शब्द मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया था वहां पर। अनेकार्थी शब्द यानी कि एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, कहते हैं ना कर, अपने कर कमलों से, अपने हाथों से। कर का अर्थ होता है हाथ। कर का अर्थ होता है टैक्स। आपने पढ़ा होगा आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, कर का अर्थ होता है किरण। इसी तरह से कुल, कुल जो शब्द है इसका एक अर्थ होता है सब, यानी कि टोटल भी कह सकते हैं। और कुल का अर्थ होता है वंश। ठीक है, इस तरह से लाल, लाल का एक अर्थ है रंग। ठीक है, लाल को हम रंग कह सकते हैं या पुत्र। ठीक है, लाल को हम क्या कहते हैं? पुत्र भी कहते हैं। अंजनी के लाला, अंजनी के लाला। तो आपने देखो लाल का एक अर्थ होता है रंग, एक अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, इस तरह से पूर्व, पूर्व का एक अर्थ है एक दिशा। पूर्व क्या है? एक दिशा है। पूर्व क्या है?
दिशा है। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। तो पूर्व एक दिशा भी है और साथ ही पूर्व का अर्थ होता है पहले। पूर्व का एक अर्थ होता है पहले। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। ये कुछ शब्द जो जहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए हैं, ये है आपके अनेकार्थी, यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द समझ में आ गए, जिनका केवल एक अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। जैसे आप इसको लिख सकते हैं घन, इनका आप लिखेंगे यहाँ पर, या काल, इसका भी बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत इजी है। सोना, ठीक है, या तीर, तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल है। इनके भी आपके जो दो दो मीनिंग निकलेंगे, दोनों ही, जैसे घन या काल, सोना और तीर, ये भी लिखिए, इनके नीचे लिखिएगा इसी को भी, और ये आप खुद से करके लाएंगे। ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे आगे। तो ये एकार्थी शब्द यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए, अनेकार्थी यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए, और अब हमारा अगला जो था वो था पर्यायवाची शब्द। क्या था? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द। पर्याय का क्या अर्थ होता है? देखिए, समान अर्थ, यानी पर्याय यानी कि जो समान अर्थ देते हैं, यानी कि एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची। लेकिन पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि जैसे जल, पानी, नीर, ठीक है, जल, पानी, नीर, तोय, ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब किसके पर्यायवाची है? पानी के। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसके प्रयोग में सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना होता है। कह तो दिया कि ही पर्यायवाची है, यानी कि समान अर्थ निकल रहा है। आपको जल बोला जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा, आपको पानी बोला जाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा, नीर बोला जाएगा आपको तब भी पता चल जाएगा, तोय बोला जाएगा आपको तब भी पता चल जाएगा। लेकिन यूज, इनका ध्यान रखना होता है प्रयोग करते वक्त। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गंगा को अगर हम गंगा पानी लिख दें तो कैसा लगेगा? क्या ये सही प्रयोग हो रहा है? यहाँ पर क्या इस शब्द का सही प्रयोग हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। गंगा के साथ हम हमेशा जल शब्द का प्रयोग करेंगे। गंगा के साथ हम हमेशा जल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो भले ही पर्यायवाची शब्द एक जैसे अर्थ देते हो, लेकिन प्रयोग करते समय जहां पर जो शब्द सूटेबल होगा वहां पर हम वही शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कभी भी हम गंगा जल को गंगा पानी नहीं लिख देते, कि जल और पानी में क्या अंतर है, वो तो दोनों ही एक ही है। लेकिन प्रयोग, प्रयोग का ध्यान रखना होता है कि गंगा पानी नहीं कहा जाता है, गंगा जल कहा जाता है। तो ये सही प्रयोग है इसका, जो सही तरीके से हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये है पर्यायवाची शब्द, यानी कि जहां पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जहां पर एक से अधिक एक जैसे अर्थ होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर हम। कमल, कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हमने कमल के पर्यायवाची बताए हैं। तो कमल के पर्यायवाची है नीरज, जलज, पंकज,
तो ये कमल के पर्यायवाची है। और भी बहुत सारे पर्यायवाची इसके आगे हो सकते हैं। देखिए, जैसे रात, रात के पर्यायवाची क्या क्या है? निशी, रात्रि, निशा और रजनी। ठीक है, इसी तरह से आकाश, आकाश की पर्यायवाची आसमान, गगन, अंबर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आप कुछ पर्यायवाची शब्द में यहाँ पर लिखती हूँ जो आपने खुद से लिखकर लाने हैं। ठीक है, पुष्प, राजा, घोड़ा, अमृत। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पर्यायवाची शब्द जो है जो आपने खुद से लिखने हैं। तो ये होते हैं आपके पर्यायवाची शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रयोग में आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बताया था कि आप कहेंगे कि रात को निशी भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, लेकिन प्रयोग में अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कविताएं लिखी होती हैं उनमें किस तरह से अगर आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर गगन, कहीं पर अंबर, कहीं पर आकाश, कहीं पर आसमान और भी नभ। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वही है कि शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने उनका प्रयोग कैसे करना है वो आपने देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 3, पर्यायवाची शब्द, अर्थ के आधार पर है ये यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है विलोम शब्द। अगला आता है विलोम शब्द, ये साथ के साथ नोट डाउन करेंगे आप। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट। विलोम का क्या अर्थ होता है? उल्टा, अपोजिट। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सारे टॉपिक तो इतने ज्यादा इजी है, ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप शब्द विचार पढ़ रहे हैं और शब्द विचार जो आपका टॉपिक है वो काफी ज्यादा लेंथी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, जिसमें आपका अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, रचना या उत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग तरह से आपके शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। ठीक है, विलोम शब्द, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सुख, तो इसका अपोजिट क्या होगा? दुख। ठीक है, इसी तरह से कटु का अपोजिट मधुर। ठीक है, लाभ का अपोजिट उल्टा हानि। आयात, आयात मीन्स होता है खरीदना। निर्यात, आय, व्यय। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं विलोम शब्द। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है व्यवहारिक व्याकरण। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको वो टॉपिक आपका यहाँ पर कराऊंगी। अभी हमारे पास काफी टाइम है, अभी तो हमारे सेशन की केवल शुरुआत हुई है। आप अभी नए नए क्लास 9 में आए हैं, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखनी है। तो इस तरह से आगे हमने अभी व्याकरण में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आप जब व्यवहारिक व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, एटलीस्ट 50 एग्जाम्पल केवल विलोम शब्द के, 50 एग्जाम्पल केवल पर्यायवाची के। तो बहुत सारे यहाँ पर आपके पास बहुत सारा कंटेंट है जो आपने पढ़ना है अभी आगे। तो अभी हम केवल यहाँ पर शब्द भेद पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझ रहे हैं। तो नंबर 4 था हमारा विलोम शब्द। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो यानी कि जैसे हमने लिखा सुख, तो सुख का उल्टा है दुख।
कटु का एक अपोजिट है मधुर, लाभ का हानि, आयात का निर्यात, दिन का रात, खट्टे का मीठा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक और, यहाँ पर केवल 4 मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 और 6 श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका अर्थ की दृष्टि से ही वाक्य भेद के अंतर्गत आता है। तो चलिए नंबर 5 को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति सम का अर्थ आप लोगों को मैंने बता दिया। श्रुति सम यानी कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। भिन्नार्थक यानी कि अर्थ में डिफरेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, अन्न, ठीक है, अन्न। अब देखिए वर्तनी, ये जो इनकी वर्तनी है यानी कि इनको लिखने का एक जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वर्तनी यानी कि इनकी बिल्कुल चेंज है। अगर चाहे तो आप इसकी पहले परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, तो इसको लिख लीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नोट कीजिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए, वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है, वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं। समान सुनाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन वर्तनी उनकी भिन्न होती है, ठीक है। परंतु अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं और ऐसे शब्द ही श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। लिख सकते हैं इसके आगे कि ऐसे शब्द ही श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, शाम, संध्या, ठीक है, श्याम, सांवला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शाम और श्याम, ठीक है, शाम का अर्थ होता है संध्या और श्याम का अर्थ होता है सांवला। श्याम रंग किसको कहते हैं? श्याम रंग श्री कृष्ण भगवान को। श्याम किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को, क्योंकि उनका रंग कैसा है? सांवला है। तो देखिए एक शब्द है शाम और उसका अर्थ होता है संध्या,
और दूसरा शब्द है श्याम। वर्तनी चेंज है, उच्चारण में भी थोड़ा सा एक तरह से ये हमें समान सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस तरह से यहां पर शब्द देखिए, जरा शब्द है जरा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। और दूसरा शब्द है जरा। जरा आप देखेंगे, जब इस तरह से, ये भी मैंने आपको लास्ट जो हमारा क्लास 8 में आपने अगर पढ़ा होगा व्यवहारिक व्याकरण में, जो इस तरह के शब्द होते हैं जैसे फा, ज, ठीक है, इनके उच्चारण में क्या होता है कि हमारी जो टंग है वो वाइब्रेट करती है, ज, ठीक है। तो जरा, इसको क्या पढ़ेंगे, जरा। जरा का अर्थ होता है थोड़ा। आप देख सकते हैं उच्चारण जो है इनका क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेम है, और यहाँ पर वर्तनी भी थोड़ा सा चेंज है, यानी कि लिखने में भी थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन अर्थ पूरी तरह से डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है अर्थ। यहाँ पर जैसे हमने शाम का संध्या, श्याम का सांवला, उसी तरह से जरा का बुढ़ापा और जरा का थोड़ा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, ये अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, बहुत सारा टाइम नहीं लेंगे, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। इससे क्या होगा कि हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी बच्चा, यानी कि ज्यादातर बच्चे जो है नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, ठीक है। और अन्य, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। एक जो शब्द है अन्न, उसका अर्थ होता है अनाज, और दूसरा शब्द है अन्य, तो उसका अर्थ होता है दूसरा, ठीक है। इसी तरह से और अब यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज है वर्तनी में, और थोड़ा सा चेंज है उच्चारण में। और और ठीक है, और और का अर्थ होता है तरफ। और का क्या अर्थ होता है, तरफ। और का अर्थ होता है तथा, ठीक है। और यानी कि दूसरी ओर, कहते हैं ना कि दूसरी ओर है, मेरा घर मंदिर की ओर है, या हमारा विद्यालय दूसरी ओर है। और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है तथा, यानी कि राम और श्याम, ठीक है। तो और यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, सुनने में समान, भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्न, ठीक है। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे नीर और नीड़, ठीक है। नीर और नीड़, कुल और कूल, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे, इसे आप खुद से करेंगे। नीर और नीड़, कुल और कूल, इन दोनों को आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर लगभग जो हमारे अर्थ के आधार पर जितने भी शब्द हैं वो हमने लगभग यहाँ पर पढ़ लिए हैं। जो लास्ट है हमारा वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नंबर 6 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब ये क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
तो आपने देखा होगा उपकार मानने वाला, वाला यानी कि जो उपकार को मानने वाला हो, कृतज्ञ, उपकार करने वाला, परोपकारी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द इसके वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी आज आपने पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी टॉपिक हमारा काफी लेंथी है और बहुत सारी चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।